नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने ट्रायंगल की जितनी भी वीडियो पढ़ी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको काफी अच्छी लगी होगी और आप कमेंट करके चीजों को बताएं कि अगर कुछ भी कमी लगती हो या कोई चीज एक्सप्लेनेशन करने में कोई दिक्कत हो तो वो बताओ आप, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी हमारी वो ट्रायंगल की मिसलेनियस सीरीज होगी, यानी कि आज हम कुछ विविध क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ने वाले हैं हम ट्रायंगल में से, ठीक है। देखिए, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को एक छोटे से कंसेप्ट से, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का हो और एक कोण आपका 60 डिग्री का हो, तब उस त्रिभुज की साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री और दूसरा कोण 60 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, तब उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात, ठीक है। क्या होगा समझिए। मान के चलिए दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज है, कि ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। ए, बी और सी, ये सी पर समकोण है, ठीक है। और मैं कहूं कि अगर एंगल ए 30 डिग्री और एंगल बी 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में एक एंगल 30 डिग्री का हो और दूसरा एंगल आपका 60 डिग्री का हो, तब इसकी साइड का रेशियो क्या बनेगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी ही होगी, ठीक है ना। तो यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर मैं एंगल 30 को रीड करता हूं तो 30 के जो सामने वाली साइड होगी इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी कि बीसी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, ए बी करेगा। अगर एंगल 30 को मैं पढ़ता हूं तो एंगल 30 के सामने ये बीसी लंब का काम करेगा और ए बी कर्ण का काम करेगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं एंगल 60 को मैं पढ़ूंगा तो 60 के सामने के लिए ये एसी लंब का काम करेगा, यानी कि परपेंडिकुलर का काम करेगा और कर्ण ए बी होगा। तो वो एंगल टू एंगल डिपेंड करेगा कि कौन से एंगल को हम रीड कर रहे हैं, तो एंगल कौन सा होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, अगर मैं साइन 30 को वो 30 डिग्री को रीड करता हूं तो, और साइन 30 का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन 30 का मतलब होता है 1/2, साइन 30 का मतलब क्या होगा 1/2, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो साइन 30 होता है, साइन 30 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा 1/2, ठीक है। और साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या होगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि साइन 30 में अगर लंब हमारा बीसी है तो साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कि ये 1 यूनिट होगा और ये कितना बनेगा 2 यूनिट बनेगा,
ये कितना बनेगा 2 यूनिट बनेगा। ठीक है, साइन 30 यानी कि लंब बटे कर्ण। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं साइन 60 को रीड करूं तो साइन 60 का मतलब क्या होगा, √3/2, √3/2 यानी कि साइन 60 √3/2 और 60 के लिए जो परपेंडिकुलर का काम करेगा वो कौन करेगा, AC करेगा। यानी कि अगर ये √3 है तो कर्ण क्या होगा 2, √3/2। तो ये कितना होगा दोस्तों, ये हो गया √3, ये होगा √3। या आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी इस AC की वैल्यू निकाल सकते थे कि 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 का स्क्वायर यानी कि 3, 4 में से 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 - 1 कितना 3, और 3 का अंडर रूट करोगे तो कितना बनेगा √3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हमें यही समझना था कि अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का होता है और एक कोण 60 डिग्री का होता है तो इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज की यहां पर जो भुजाओं का अनुपात बना यानी कि AC अनुपात BC अनुपात AB, AC अनुपात BC अनुपात AB। तो AC कितना हुआ √3 और BC कितना हुआ 1 और AB कितना हुआ 2। ठीक है दोस्तों, तो ये इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बना। ठीक है, तो आपको तो केवल और केवल ये चीज याद रखनी है, इस फिगर को याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 है तो 30 के सामने की भुजा ये 1 हो जाएगी और कर्ण तो हमेशा 2 ही होगा और ये √3 हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों? ठीक है, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा ट्राइंगल ऐसा ना होकर ये ऐसा होता कि ये 30 है और यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो 30 के जो सामने की साइड है वो 1 यूनिट है, यानी कि यहाँ पे कितना 1 यूनिट, और जो कर्ण होगा वो इस साइड का कितना होगा डबल होगा, तो ये कितना होगा √3। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, एक तो आपको ये फिगर याद रखनी है। ठीक है, कि 30 के सामने की साइड कितनी 1 यूनिट और 60 के सामने की साइड कितनी √3 और कर्ण कितना होगा हमारा 2। क्लियर हुई बात? ठीक है, दूसरी चीज आपको यह समझना है कि अगर यदि किसी समकोण त्रिभुज में यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई क्या होगी, लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो उस लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट हुआ। पहला कंसेप्ट तो वो था कि हमें किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 30 डिग्री का और एक कोण 60 डिग्री का हो तब उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, √3:1:2, यानी कि 60 डिग्री के सामने की साइड कितनी √3 और 30 डिग्री के सामने की साइड कितनी दोस्तों 1 और कर्ण कितना होगा 2, यानी कि जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड होगी अगर वो 1 है तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी, दोगुनी। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो चलिए अब दूसरा कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये कहा गया कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई हमारा समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और मैं इस समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से इस समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से, तो समकोण शीर्ष कौन सा हुआ दोस्तों हमारा ये। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हुआ हमारा A, B और C। ठीक है दोस्तों, A, B और C। A के सामने की साइड मान लेते हैं हम A के सामने की साइड कितनी है A, और B के सामने की साइड कितनी होगी, B के सामने की साइड होगी हमारी B, और C के सामने की साइड होगी हमारी C। ये हुआ हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। क्लियर? C के सामने की साइड होगी हमारी C। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर
समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, समकोण शीर्ष से कर्ण पर, समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसकी लंबाई हम p मान लेते हैं, स्मॉल p। क्लियर हुई बात यहाँ पे। तो हमें इस कर्ण की लंबाई निकालनी है दोस्तों, इस कर्ण की लंबाई, वो सॉरी कर्ण की कहूं, इस लंब की लंबाई यानी कि इस p की लंबाई कितनी होगी। मान के चलिए ये पॉइंट d हुआ, क्या हुआ ये पॉइंट d, यानी कि हमें CD की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर मैं इस त्रिभुज में एरिया की बात करूं, अगर मैं इस त्रिभुज में एरिया की बात करूं तो क्या एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होगा दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट। आप कहोगे सर बिल्कुल 1/2 बेस इंटू हाइट ही होएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर 1/2 बेस, अगर मैं समकोण त्रिभुज का बेस a मानता हूं तो हाइट कितनी होगी दोस्तों b, तो 1/2 इंटू ए बी, 1/2 इंटू ए बी। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस समकोण त्रिभुज का, अगर मैं इस समकोण त्रिभुज का बेस क्या मानता हूं, ए बी मानता हूं, तो हाइट का काम तो सी डी भी करेगी। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइट तो आपकी सी डी भी काम करेगी, तो ए बी की लंबाई कितनी होगी 1/2 ए बी, ए बी का मतलब सी, और हाइट का काम कौन करेगा पी, यानी कि सी पी। क्लियर हुई बात यहां तक, सीपी। तो हमें इस पी की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप ये बताओ। पी की वैल्यू निकलेगी ऐसे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक, तो मुझे इस पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू कितनी निकलेगी, पी बराबर होगा ए बी अपॉन सी। ए बी अपॉन कितना दोस्तों, सी, ए बी अपॉन सी। ये जो रिजल्ट आया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए इस समकोण त्रिभुज का आधार है और बी इस समकोण त्रिभुज का लंब है, तो आधार गुणा लंब बटे क्या होगा दोस्तों, सी, यानी कि कर्ण। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इस पी की जो लंबाई होगी, पी बराबर क्या होगा, आधार, आधार गुणा लंब बटे कर्ण होगा, बटे कर्ण होगा। क्लियर हुई दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये आपको रिजल्ट समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो केवल और केवल हमें ये रिजल्ट याद रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण शीर्ष से कर्ण पर हमने लंब डाला हुआ है तो उस लंब की लंबाई क्या होती है, उस लंब की लंबाई होगी उस समकोण त्रिभुज का आधार गुणा उस समकोण त्रिभुज का लंब, यानी कि आधार गुणा लंब बटे कर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं ये कहूं कि ये एक कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसकी जो लंबाई है वो 6, 8 और 10 है, 6, 8, 10 का है। ठीक है, और हमने इसमें लंब डाल दिया कोई, ये यहां से कोई लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और हमें इस लंब की लंबाई निकालनी है। तो दोस्तों हमें डायरेक्ट निकालना है P बराबर 6 गुणा 8 बटे 10, 6 गुणा 8 बटे 10, यानी कि आधार गुणा लंब बटे कर्ण। 6 8 48 यानी कि 4.8, कितना होगा 4.8 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से लंब की लंबाई निकाल सकते हैं अगर समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला गया कोई लंब होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम एक छोटा सा और कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, यहां से एक रिजल्ट और निकलता है P का और A और B के साथ, यानी कि P का जो रिलेशन होगा वो A और B के साथ क्या होगा, यानी कि इस लंब का इस समकोण त्रिभुज के आधार और इस लंब के साथ क्या रिलेशन होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझिए। अभी अभी हमने जाना कि P की वैल्यू क्या आई, P की वैल्यू है दोस्तों ए बी बटे सी, ए बी बटा सी। ठीक है, ए बी बटा सी, ये ट्राइंगल था ए बी और सी। ए के सामने की साइड ए थी, बी के सामने की साइड क्या थी, ये बी थी, और सी के सामने की साइड सी थी। ठीक है, और ये हमने कोई लंब ड्रॉ किया हुआ था इस पर, ये इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई आपकी P थी। ठीक है, और ये पॉइंट हुआ आपका D। ठीक है,
तो हमें ये रिलेशन निकालना है कि इस P परपेंडिकुलर का इस आधार A और लंब B के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, आप ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अगर मैं इस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर किसके होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। आप कहोगे सर बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ से इन दोनों को पलट कर लिख दूं, क्या लिख दूं, पलट कर, तो ये क्या लिखा जाएगा, एक बटा पी स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ उल्टा कर दो। जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही सेम काम आप राइट हैंड साइड में करो। अगर मैं इसको रिवर्स लिखता हूं तो इसको भी रिवर्स ही लिखना पड़ेगा। तो एक बटा पी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और सी स्क्वायर का मान क्या होगा पाइथागोरस से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर के जगह मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस सी स्क्वायर के बदले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो क्या यहां से एक रिजल्ट निकलेगा जिसको एग्जामिनर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछता है कि एक बटा पी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा, एक बटा बी स्क्वायर बचेगा, प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा दोस्तों, एक बटा ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रिजल्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछता है एग्जामिनर, जबकि ये क्वेश्चन सीएचएसएल के एग्जाम में 2012 में पूछा भी हुआ है। ठीक है, देखिए, तो यहां से ये रिजल्ट निकला कि एक बटा पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो एक बटा पी स्क्वायर एक बटा ए स्क्वायर प्लस एक बटा बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर हुई बात दोस्तों यहां तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं जो हमारे विविध क्वेश्चन होंगे। आज के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम ट्रायंगल को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, समझने का प्रयास करें। जो मैंने अभी कंसेप्ट पढ़ा है उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखिए, एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में त्रिभुज का क्या दिया हुआ है दोस्तों, आधार दिया हुआ है जो कि 6√3 सेंटीमीटर है, और उसके दोनों आधार कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, समझने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए कोई त्रिभुज है जिसका आधार कितना है दोस्तों, 6√3 सेंटीमीटर इसका आधार दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में यह कहा गया है इसका आधार है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यह कहा गया कि आधार कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। आधार कोण कितना है दोस्तों, 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए, ये एंगल अगर इधर 30 डिग्री है, ये एंगल अगर इधर 30 डिग्री है, कितना, 30 डिग्री, तो इधर वाला जो एंगल होगा दोस्तों ये 60 डिग्री होगा। ये कितना होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका आधार कोण एक तो 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। ठीक है, अगर ये आधार 6√3 सेंटीमीटर है और एक कोण 30 डिग्री है आधार कोण, दूसरा कोण 60 डिग्री है, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो आप मुझे बताओ, इस त्रिभुज की हाइट जानना चाहता है, वो क्या जानना चाहता है, हाइट। आप मुझे एक बात और बताओ, क्या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल 180 होता है। ठीक है, अगर एक कोण यहाँ पे 30 डिग्री का है और एक कोण यहाँ पे 60 डिग्री का है तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो 60 + 30 90, तो क्या ये 90 नहीं बचेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये तो एक समकोण त्रिभुज हुआ। ये क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूं,
कि ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो यहां पर बीसी की जो वैल्यू है, बीसी की जो लेंथ है वो कितनी है 6√3। ठीक है, तो एक कोण 30 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री। आपसे क्या जानना चाहता है, वो हाइट जानना चाहता है। तो अगर मैं यहां से एक लंब ड्रॉ कर दूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो क्या ये हाइट का काम करेगी इस त्रिभुज की? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये क्या होगी इसकी दोस्तों, हाइट, यानी कि ये हुआ एडी। ये क्या हुआ, डी पॉइंट। तो हमें इसी एडी साइड की लंबाई बतानी है, इसी एडी की लंबाई बतानी है, इसी एडी की, ये हाइट है, हाइट का काम करेगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्या ये एक समकोण त्रिभुज है? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए मुझे, यानी कि लंब की लंबाई क्या है दोस्तों, पी। मुझे इस पी की लंबाई चाहिए, और यही कंसेप्ट मैं अभी अभी आपको बता के आया हूं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगी। आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का है और एक कोण 60 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, क्या वो एक यूनिट होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल, वो एक यूनिट होगी। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी, √3, वो कितनी होगी, √3 होगी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा एक की डबल, यानी कि ये कितनी होगी दोस्तों, 2 यूनिट होगी। क्या होगी, ये 2 यूनिट होगी। अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का और एक कोण 60 डिग्री का, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, √3, 1 और 2 होता है। ठीक है, तो आप यहां पर मुझे ये बताओ, अगर ये 2 यूनिट की वैल्यू 6√3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 3√3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3√3। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3√3 है, तो क्या ये 3√3 सेंटीमीटर नहीं होगा? 1 यूनिट की वैल्यू 3√3, तो इसका मतलब एसी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 3√3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 यूनिट की वैल्यू 6√3 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3√3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू किसकी आई दोस्तों, ये वैल्यू आई 1 यूनिट की। तो यहां से ये बताओ √3 की वैल्यू कितनी होगी? √3 की वैल्यू, तो √3 की मल्टीप्लाई 3√3 में करोगे तो 3 3 9, क्या ये 9 सेंटीमीटर होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये 9 सेंटीमीटर होगा। तो हमने इस त्रिभुज की साइड निकाल ली, इस समकोण त्रिभुज की साइड कितनी कितनी है, एक 9 सेंटीमीटर है, एक 3√3 सेंटीमीटर है, और 6√3 हमें ऑलरेडी दी गई थी। 6√3 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी दी गई थी। ठीक है, और हमें निकालना है पी, पी की वैल्यू क्या होगी। तो ये अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि अगर समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है, तो आधार गुणा लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो P की वैल्यू दोस्तों कैसे निकलेगी, P बराबर होगा आधार। अगर मैं AC को आधार मानता हूं, तो लंब क्या होगा दोस्तों, AB होगा। तो यानी कि 3√3 इंटू लंब क्या होगा 9, और कर्ण का काम कौन करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा 6√3। ठीक है दोस्तों, तो P की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। √3 से √3 कैंसिल, आप कहोगे सर बिल्कुल। 9 3 27/6, या 3 दूनी 6, 9/2 कितना होगा, 4.5। 9/2 कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर, जो कि बी क्वेश्चन आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, बहुत प्यार से मैंने बहुत धीरे धीरे इस कंसेप्ट को भी समझाया, और इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं जो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है वो भी लेके आया। ठीक है, तो हमने यहां पे 2 कंसेप्ट का यूज किया। नंबर 1, अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है। दूसरा कंसेप्ट, समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 देख ही लिया होगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24 तथा 18 सेंटीमीटर लंबी है,
का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का 9 गुना है। यानी कि जो दूसरा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 30, 24, 18 है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पहले वाले त्रिभुज का 9 गुना होगा। कितना होगा? 9 गुना होगा। ठीक है, तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है? तो क्वेश्चन में ये जानना चाहता है कि जो पहला त्रिभुज है उसकी भुजाएं कितनी लंबी है। ठीक है, समझने का प्रयास करें दोस्तों। हमारे पास यहां पर 2 त्रिभुज है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये 5, 4, 3 को देखते ही आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो त्रिभुज होगा क्या ये एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज में सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है इसका मतलब ये। ठीक है, तो ये त्रिभुज कैसा हुआ दोस्तों? समकोण त्रिभुज। तीन, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये हुआ एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, आप ये बताओ, ये 30, 24 और 18 है। 30, 24, 18, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 6 तिये 18। तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये भी तो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 का 6 गुना है। 3, 4, 5 जो ट्रिपलेट है उसका 6 गुना कर दिया। तो हमने ये बात पहली वीडियो में बताई थी कि किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा। ये भी क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है दोस्तों? एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है? 30, 24, 18। अगर मैं इसकी भुजा 18 सेंटीमीटर मानता हूं, इसकी भुजा कितनी मानता हूं? 18 सेंटीमीटर। और इसकी भुजा कितनी मानता हूं? 30 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितनी मानता हूं? 30 सेंटीमीटर। और ये नहीं, 30 नहीं, इसकी भुजा 24, इसकी भुजा कितनी? 24। और ये भुजा कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण क्या होता है? हमेशा लंब और आधार से बड़ी होती है। ठीक है ना, तो ये 30 है तो ये 18 होगी। ये 18 सेंटीमीटर, ये 30, ये 24। ये भी एक क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा दोस्तों वो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, 9 गुना 24, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा क्या वो 9 गुना 24 नहीं बनेगा? 9 गुना 24 इसका क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया मैंने, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 से आपने 18 को काट दिया 9 बार, और 9 की मल्टीप्लाई 24 में करोगे तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 9 गुना 24। और ये क्वेश्चन में कहा गया कि इसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये पहले वाले त्रिभुज का 9 गुना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का 1/9 होगा। अगर ये 1/9 हुआ दोस्तों, तो मुझे बताओ फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा? तो इसका 1/9, इसका मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा 24। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा? 24। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी भुजा कितनी मान लू? 4x, और इसकी भुजा कितनी मान लू? ये 3x, और ये कितनी मान लू? 5x। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा क्या वो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा? बेस कितना दोस्तों? 4x, और हाइट कितनी? 3x। और ये किसके बराबर हुआ? ये 24 के बराबर हुआ। केवल समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 2 से आप इसको काट दोगे, कितनी बार कटेगा? 2x, यानी कि 3 दूनी 6x²। तो 6x² बराबर कितना दोस्तों? 24 के बराबर। तो x² बराबर कितना? 4 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? ये x की वैल्यू हुई 2 के बराबर। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 के बराबर है तो आपसे वो जानना चाहता है कि उस त्रिभुज की साइड कितनी होगी। तो त्रिभुज की साइड कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी? 2, तो त्रिभुज की साइड 4 दूनी 8, तो ये कितनी होगी दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू 2, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो साइड होगी इस त्रिभुज की वो 6, 8, 10 होगी। कितनी होगी? 6, 8, 10, 10, 8, 6 या 6, 8, 10, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और वैसे भी अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते तो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना था? ठीक है भाई, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है क्या वो 3
5 4 3 है, भुजाओं का अनुपात कितना है दोस्तों 5 4 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 दिखना चाहिए था, यानी कि 12 5 से कटना चाहिए था, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये 16 5 से कभी नहीं कटेगा, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। ये 5 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो आंसर या तो 15 12 9 होता और या फिर 10 8 9 होता, क्योंकि 10 5 से कटता है, 8 4 से कटता है और 6 3 से कटता है। तो इन दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है ना, दो ऑप्शन तो देखते ही हटाने थे इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 1 4 1/4 1/6 और 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है, तब उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी रेशियो कभी भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता, हमेशा कोई भी रेशियो हमेशा पूर्णांक की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है दोस्तों, ये एक फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, तो इसको आपको सबसे पहले इंटीजर के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 1/4 1/6 1/8 के रूप में। तो इंटीजर के रूप में लिखने के लिए आप क्या करोगे, जो बटे में ये 4 दिखाई दे रहा है, ये 6 दिखाई दे रहा है और ये 8 दिखाई दे रहा है, इन तीनों का एलसीएम से पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि रेशियो कभी नहीं बदलेगा अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो पूरे रेशियो में। ठीक है ना, तो 4 6 8 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 4 6 का एलसीएम 24 और 8 का भी एलसीएम 24, तो 4 6 8 का एलसीएम कितना दोस्तों 24। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों के पाड़े में आ जाए, तीनों के टेबल में आ जाए। ठीक है ना, तो एलसीएम कितना होगा 24, तो यानी कि मैं 24 की मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे रेशियो में, तो 4 से जब 24 को काट दोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 6 24, 6 चौक 24 8 3 24। इसका मतलब यह हुआ कि उस त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात निकला वो कितना हुआ, 6:4:3, 6:4:3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसका जो परिमाप है, परिमाप कितना है दोस्तों 91 सेंटीमीटर, परिमाप कितना है 91 सेंटीमीटर। और आप अच्छे से जानते हो परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजाओं का योगफल यहां कितना है दोस्तों, तीनों भुजाओं का योगफल 6 और 4 10 और 3 13, कितना दोस्तों 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 91 सेंटीमीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपसे पूछना यह चाहता है कि लंबी और सबसे छोटी, सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर क्या होगा, सबसे लंबी और सबसे छोटी। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, सबसे लंबी भुजा 6 यूनिट होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी 3 यूनिट होगी। तो 6 और 3 का अंतर कितना दोस्तों, 6 और 3 का अंतर कितना 3 यूनिट, यानी कि आपसे वो इस 3 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है। आप ये बताओ, अगर आप बाई ऑप्शन भी चेक करो तो 3 यूनिट की वैल्यू आपसे जानना चाहता है, इस बात का मतलब होगा कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। तो ना तो आंसर 28 हो सकता, ना आंसर 19 हो सकता, ना आंसर 20 हो सकता, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुई बात, क्योंकि 21 ही एक ऑप्शन ऐसा था जो 3 का मल्टीपल था। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 21 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए और आप ऐसे क्वेश्चन को गलती करते हो तो ये समझ लीजिए कि आप कहीं से कहीं तक भी दूर दूर तक फाइट में नहीं हो। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज एबीसी सी पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है और पी उसके शीर्ष सी से ए बी पर बने लंब की लंबाई है। तदनुसार यदि ए बी तथा सी क्रम से बी सी ए तथा ए बी की लंबाई यह हो तो निम्न में से क्या सही है। दोस्तों एलडीसी के एग्जाम में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये डायरेक्ट कंसेप्ट पूछ लिया जो मैं अभी अभी आपको बताया था, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जो सी पर क्या है समकोण है। सी पर क्या है दोस्तों समकोण है। ठीक है ना, सी पर
समकोण है। ये ए है, ये सी है और ये बी है, ठीक है। ए के सामने की साइड कितनी दे रखी है ए, और बी के सामने की साइड दी हुई है बी, ठीक है, और सी के सामने की साइड कितनी दी हुई है सी। तो आपको ये कहा कि पी उसके शीर्ष सी से ए बी पर लंब की लंबाई है। पी ए बी पर ये क्या है लंब की लंबाई, ये क्या है पी, ठीक है ना, कि पी क्या है ये ए बी पर शीर्ष सी से लंब की लंबाई है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 1/p² बराबर होगा 1/a² प्लस 1/b²। डायरेक्ट रिलेशन होता है दोस्तों, ये मैं प्रूफ करके बता चुका, और ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, या किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है, रेलवे का हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करें। एक त्रिभुज की भुजाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा हुआ है, यूपी टेट के प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमें छोटी सी एक बात जाननी पड़ेगी। एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर यानी कि 78 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर है। सबसे छोटा शीर्षलंब क्या होगा, सबसे छोटा शीर्षलंब क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में सबसे छोटा शीर्षलंब पूछता है तो इस बात का मतलब ये समझ लीजिएगा, सबसे छोटा शीर्षलंब हमेशा सबसे बड़ी भुजा पर मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा शीर्षलंब क्या है, तो सबसे बड़ा जो शीर्षलंब होता है वो सबसे छोटी भुजा पर होता है, ठीक है ना। आप इस बात को ऐसे समझिए, भाई मान के चलिए हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसकी जो साइड है वो इतनी सी है, मतलब एक छोटी साइड है और दूसरी साइड इतनी हुई और तीसरी साइड ये हुई, ठीक है। तो अगर मैं इस पे शीर्षलंब डालता हूं, ये मान लो कि ये सबसे छोटी साइड है, समझिए दोबारा, क्या ये सबसे छोटी साइड है। अब देखने में लग भी रही होगी आपको, ठीक है ना, ये सबसे छोटी साइड है, ठीक है। ये अगर सबसे छोटी साइड है तो इस साइड पर सबसे बड़ा शीर्षलंब होगा, ये जो लंब पड़ेगा ये सबसे बड़ा होगा। क्लियर हुई बात। अगर आप इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हो तो ये इस लंब से छोटा होगा, या फिर इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हो तो इस लंब से छोटा होगा। क्लियर हुई बात। और अगर मैं सबसे बड़ी भुजा इस तरीके से बना दूं और ये कोई छोटी भुजा बना दूं इस तरीके से, ठीक है ना, तो सबसे छोटा जो शीर्षलंब होता है दोस्तों, वो सबसे छोटा शीर्षलंब हमेशा सबसे बड़ी भुजा पर पड़ता है। तो सबसे बड़ी भुजा जो भी होगी, जैसे कि सबसे बड़ी भुजा मैंने यहाँ पे ये बना दी, तो इस सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटा शीर्षलंब होगा, क्योंकि अगर मैं यहां से लंब डालता हूं इस तरीके से तो ये लंब इस वाले लंब से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सबसे छोटा शीर्षलंब अगर निकालने की बात करता है तो सबसे बड़ी भुजा पर पड़ेगा, और सबसे बड़ा शीर्षलंब अगर वो आपसे जानने की कोशिश करता है कि सबसे बड़ा शीर्षलंब की लंबाई, तो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा शीर्षलंब हमेशा सबसे छोटी भुजा पर, ठीक है। चाहो तो आप इस बात को लिख सकते हो, ठीक है, मैं लिखवा देता हूं कि सबसे बड़ा शीर्षलंब सबसे बड़ा शीर्षलंब सबसे छोटी भुजा पर, सबसे छोटी भुजा पर, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ सबसे छोटा शीर्षलंब, सबसे छोटा शीर्षलंब सबसे बड़ी भुजा पर, सबसे बड़ी भुजा पर। तो सबसे छोटा शीर्षलंब पड़ता है दोस्तों, सबसे छोटा शीर्षलंब सबसे बड़ी भुजा पर, और सबसे बड़ा शीर्षलंब सबसे छोटी भुजा पर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर,
78 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर है, और आपसे जानना चाहता है सबसे छोटा शीर्षलंब। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी भुजा 112 होगी और 112 पर सबसे छोटा शीर्षलंब मिलेगा। अगर ये साइड हमारी कोई त्रिभुज मैंने बना दिया, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज एबीसी है, ये कोई त्रिभुज एबीसी है, ये बी हुआ और ये सी हुआ और ये ए हुआ, ठीक है ना। तो इसमें जो बीसी की लंबाई है दोस्तों वो 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। और ये मैंने मान ली कि ये 50 सेंट, ये कितनी है 50 सेंटीमीटर, ये है 50 सेंटीमीटर। और ये कितनी है दोस्तों, ये 78 सेंटीमीटर, क्योंकि आपसे वो जानना ये चाहता है कि सबसे छोटा शीर्षलंब। तो सबसे छोटा शीर्षलंब जो पड़ेगा वो सबसे बड़ी भुजा पर पड़ेगा। तो ये हुआ सबसे छोटा शीर्षलंब, ये मान लो ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो हमें इस परपेंडिकुलर पी की लंबाई चाहिए, इस परपेंडिकुलर पी की लंबाई चाहिए या इस हाइट की लंबाई चाहिए, ठीक है ना। सबसे छोटा शीर्षलंब यही होगा, अल्टीट्यूड यही होगा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज विषम बाहु है यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये 50, 78 और 112 को देख के हमें बिल्कुल भी ट्रिपलेट की याद नहीं आती, ना ये समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमें हीरोन्स फॉर्मूले से ही इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक बात तो ये हुई, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो मैं अब यही काम करने वाला हूं दोस्तों, एरिया को मैं इक्वल करने वाला हूं। तो एरिया को जो इक्वल करना है, एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 बेस कितना है दोस्तों 1/12 और हाइट कितनी है दोस्तों, ये पी परपेंडिकुलर, ये तो हमें निकालना ही है, तो इस पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसके बराबर में एरिया ही रखने वाला हूं। एरिया कैसे निकलेगा, इस त्रिभुज का एरिया निकलेगा दोस्तों हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है। ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला। तो इससे हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो S क्या है दोस्तों, S है हमारा सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप, ठीक है। और ए बी सी क्या है दोस्तों, इसकी साइड से, क्लियर हुई बात। तो यहां से मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग कर क्या निकाल लूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका सेमी पैरामीटर, ठीक है ना, सेमी पैरामीटर, ठीक है। सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लो उसका, यानी कि परिमाप निकाल लो। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा दोस्तों, तीनों भुजाओं का योगफल, ठीक है। अगर मैं 12 इसको दे दूं तो 90 और 50 कितना हुआ 140 और 100 कितना हुआ 240, यानी कि इस पूरे त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो 240 होगा। तो अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 240 का हाफ यानी कि 120, 240 का हाफ दोस्तों यानी कि 120, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो 120 इंटू 120 माइनस ए, 120 माइनस ए यानी कि 120 में से अगर मैं 112 हटा दूं तो कितना बचेगा 8, 120 में से अगर मैं 50 घटा दूं तो कितना बचेगा दोस्तों 70, और 120 में से अगर मैं 78 घटा दूं तो ये बचेगा 11 में 7 गए 4 यानी कि 42, ये बचेगा दोस्तों 42, ठीक है। इसका निकाल लो, इसका कर दो वर्गमूल। तो ये क्या है, हीरोन्स फॉर्मूले के हिसाब से ये क्षेत्रफल है इसी त्रिभुज का, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अगर मैं यहां से इसका वर्गमूल करता हूं तो 1 0 से 1 0 2 0 है ना, तो 1 0 बाहर आ गई, ठीक है। 12 8 96, 96 के ऐसे फैक्टर जिसमें से एक का हम डायरेक्ट वर्गमूल कर पाए, 12 8 96 यानी कि 16 छिक्कम 96, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 6 अभी अंदर है, यहाँ पे 6 7 42 है कि नहीं है, तो एक 6 और बाहर आ चुका और 7 बचा हुआ है, इस 7 के साथ एक बाहर, ये 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वर्गमूल करने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक है ना। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू। तो दोस्तों 2 से ये कैंसिल हुआ कितने बार, 56 बार, तो 56 इसके बटे में पहुंच गया, 56 इसके बटे में पहुंच गया। तो पी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 7 से काट दो पहले, 7 8 56,
और 4 दूनी 8 और 2 तिये 6, तो 10 तिये कितना दोस्तों, ये हुआ 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा शीर्षलंब की जो लंबाई होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली जरूरी बात यही थी कि अगर हमें इस लंब की लंबाई निकालनी है तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। लेकिन 112, 78 और 50 ये कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, तो इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें केवल और केवल जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो हमें दोनों तरीके से क्षेत्रफल निकालकर उनको बराबर कर दो, ठीक है। तो हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान भी तो नहीं है। कि यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 8 सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहली बात तो यहां क्वेश्चन में दे दी गई कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है, ठीक है। त्रिभुज है हमारे पास कैसा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी कि अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल बी पर क्या बनेगा, समकोण, ठीक है ना। एंगल बी पर क्या बनेगा, समकोण, ठीक है। तो यहां पर बीसी किसके बराबर है, बीसी है ए बी के बराबर। बीसी है किसके बराबर, ए बी के बराबर, क्योंकि सम सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ठीक है। इसका जो परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो कितना है, 4√2 + 8 सेंटीमीटर। तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो तो उस त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो ये भी कितना होगा, 1। तो ये कितना होगा दोस्तों, √2, ठीक है। ये कितना होगा, √2, ठीक है ना। 1 1, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। तो ये अगर 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो कि ये कितना होगा, √2 होगा, ठीक है ना। तो पैरामीटर की बात करें तो परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप पूरेगा तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि 1 + 1 + √2, यानी कि ये बनेगा 2 + √2, 2 + √2 यूनिट, ठीक है ना। ये इसका पैरामीटर है। लेकिन क्वेश्चन में जो पैरामीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4√2 + 8 सेंटीमीटर, +8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लूं तो √2 + 2, तो ये कितना बचेगा, ये 2 + √2 यूनिट बराबर इसके, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 2 + √2, 2 + √2। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आई हमारी 4 सेंटीमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। और आपसे क्या जानना चाहता है कि उसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, कर्ण की लंबाई क्या होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो √2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4√2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसके कर्ण की जो लंबाई होगी वो 4√2 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में ये बात कहे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले दिमाग में उनकी क्या जानी चाहिए कि भुजाओं का अनुपात क्या बनेगा। तो भुजाओं का अनुपात 1 1 √2, यानी कि परिमाप क्या बनेगा फिर, 2 + √2 यूनिट, और परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, 4√2। अगर वो आधार या लंब की वैल्यू पूछता तो कितनी होती, 4, ये कितनी हो जाती, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितनी होगी फिर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितना भी ट्रायंगल पढ़ा ये पूरा सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। केवल मैंने पॉइंट मतलब जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है केवल वही क्वेश्चन मैंने आपको कराए और सारे ही कंसेप्ट आपको बता दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज की होगी, ठीक है। सबसे पहले हम उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।